आज हम बात कर रहे हैं हमारे मिसाइल मैन, पद्म भूषण, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां इनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिसमें उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनकी पढ़ाई का ज्यादा बोझ न आए। स्कूल में हालांकि उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे, इसलिए हमेशा सिर्फ एक उनका फोकस रहता था कि हर दिन उन्हें कुछ न कुछ नया सीखना है, और इसलिए वो घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वो इंडियन आर्म्ड फोर्स में पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उस वक्त वो एक सीनियर क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखकर कॉलेज के टीचर उनसे बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत घबरा गए, और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ये देखकर उनके टीचर बहुत खुश हुए। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है भी या नहीं। बहरहाल कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब इंडियन आर्म्ड फोर्स में फाइटर पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई किए, तो उस वक्त सिर्फ 8 सीट खाली थी, और बदकिस्मती से उनका 9th नंबर आया। वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद से उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन की, लेकिन वो डीआरडीओ में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने को नहीं मिलता था। तभी उनकी मुलाकात इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई, और उसके बाद उनका डीआरडीओ से इसरो में ट्रांसफर हुआ। इसरो में कलाम साहब इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 1980 में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद उन्हें नासा ने जॉब ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे इनकार कर दिया। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कलाम साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उसके बाद लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियस बॉम्ब टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी, लगभग 10 दिन तक उनकी फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में रहे थे। तब पता है उन्होंने क्या किया? उनके जाने के बाद कलाम साहब ने 3,52,000 रुपए अपनी फैमिली के रहने और खाने का खर्च भारत सरकार को दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सरकार को पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने अपने जवाब में कहा, सरकार मेरे रहने और खाने के पैसे देती है, ना कि मेरी फैमिली के। और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया को उनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और अपनी इसी सोच पर कायम रहते हुए इन्होंने अपनी जायदाद के नाम पर कुछ एकत्रित नहीं किया सिवाय किताबों के। अपने कामों से वो मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए
मिसाइल बन गए। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें कोटिशा नमन। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।